नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख कृषि समाचारों की। भारत सरकार आगामी बजट में हर खेत का सेहत कार्ड बनाएगी। इस योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को पर्याप्त बजट मुहैया कराया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने पूर्व में चलाई जा रही योजना की राज्यवार समीक्षा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 12,000 करोड़ रुपए की दलहन और 60,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। खेती के लिए उर्वरकों के आयात पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जाती है। खेतों के सेहत कार्ड के जरिए पोषक तत्वों का संतुलन बनाकर फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उर्वरकों की सब्सिडी घटाने में भी सफलता मिल सकती है। छोटे जोत के किसानों को आधुनिक तकनीक मुहैया कराने और कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए एक अलग निधि के गठन को मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य पुरानी प्रणाली के आधार पर घोषित कर दिया है। धान का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाकर 1,360 कर दिया गया है। भारत सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को जस का तस मान लिया है। समर्थन मूल्य की यह घोषणा वर्ष 2014-15 के लिए की गई है। धान के ग्रेड वैरायटी के समर्थन मूल्य में 55 रुपए की वृद्धि की गई है, जो अब बढ़कर रुपए 1,400 हो गई है। दलहन में अरहर और उड़द के समर्थन मूल्य में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जो अब 4,350 प्रति क्विंटल हो गई है। मूंग के मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे मूंग का समर्थन मूल्य 4,600 हो गया है। तिलहन में भी रुपए 50 से 100 तक की वृद्धि की गई है। सोयाबीन और मूंगफली के समर्थन मूल्य में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मोटे अनाज में ज्वार के समर्थन मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसका मूल्य 1,530 हो गया है, जबकि हाइब्रिड वैरायटी का भाव रुपए 1,550 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मछली पालन को कृषि का दर्जा दे चुकी उत्तर प्रदेश सरकार आगामी दिसंबर में 3 दिन का फिश फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है। इस फेस्टिवल के जरिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही मछली उत्पादक किसानों को प्रशिक्षित करने और मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार को मछली उत्पादन में अपार संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कृषि का दर्जा दिया है, जिससे मछली उत्पादकों को कृषि की तरह छूट और अनुदान मिल सके। मछली पालन में लोगों की रुचि बढ़े, इसी मकसद से कृषि मेलों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भारत सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में इस मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है, वहां के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल में 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजों की खरीद पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। जनपद बस्ती का तराई क्षेत्र काला नमक धान उगाने में मशहूर है। काला नमक धान अपनी खुशबू और पोषक तत्वों के लिए विश्वविख्यात है। काला नमक में दूसरे धानों की अपेक्षा 31.1% अधिक जिंक की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की समसामयिक बातों की। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 65 किलोग्राम यूरिया तथा सुगंधित प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 33 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। ध्यान रहे, टॉप ड्रेसिंग से पहले खरपतवार निकाल दें और टॉप ड्रेसिंग के समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए। मक्का की फसल में नरमंजरी व बाली बनते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी आ जाएगी। किसान भाइयों, ज्वार की फसल में संकर और उन्नतशील प्रजातियों के विरलीकरण के बाद प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 108 से 130 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें। अरहर की देर से पकने वाली प्रजाति जैसे बहार, अमर, नरेंद्र अरहर 1, आज़ाद, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 2 आदि की बुआई जल्दी करें। जो किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं, वे तालाबों के बंधों पर नींबू, करौंदा, केला आदि का रोपण कर अतिरिक्त आय कर सकते हैं। खेती बाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद
अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भाव की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में रुपए 1475, बड़ौत मंडी में रुपए 1465, मेरठ मंडी में रुपए 1470 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 1475 प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल मुरादाबाद मंडी में रुपए 2140, बड़ौत मंडी में रुपए 2140, मेरठ मंडी में रुपए 2175 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 2050 प्रति क्विंटल के भाव बिका। उर्द मुरादाबाद मंडी में रुपए 5170, शाहजहांपुर मंडी में रुपए 5110 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग मुरादाबाद मंडी में रुपए 6200, मेरठ मंडी में रुपए 6280 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 6190 प्रति क्विंटल के भाव रहा। तिलहन में सरसों मुरादाबाद मंडी में रुपए 3175, बड़ौत मंडी में रुपए 3215, मेरठ मंडी में रुपए 3280 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 3175 प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव मुरादाबाद मंडी में रुपए 3000, बड़ौत मंडी में रुपए 2910, मेरठ मंडी में रुपए 2950 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 3070 प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू मुरादाबाद मंडी में रुपए 1725, बड़ौत मंडी में रुपए 1625, मेरठ मंडी में रुपए 1550 और शाहजहांपुर मंडी में 1650 प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में रुपए 1650, बड़ौत मंडी में रुपए 1930, मेरठ मंडी में रुपए 1980 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 1600 प्रति क्विंटल के भाव बिका। फलों की बात करें तो सेब मुरादाबाद मंडी में रुपए 6150, बड़ौत मंडी में रुपए 8260, मेरठ मंडी में रुपए 8200 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 4870 प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला मुरादाबाद मंडी में रुपए 1200, बड़ौत मंडी में रुपए 1355, मेरठ मंडी में रुपए 1720 और शाहजहांपुर मंडी में रुपए 2325 प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं।
आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों की कृषि में आने वाली समस्याओं के विषय पर, जो केंद्रित होती हैं किसी विशेष विषय पर, जिसके उत्तर हमारे विशेषज्ञ देते हैं और समस्या प्रश्न होते हैं हमारे किसान भाइयों की, जो अपने फ़ोन के या मोबाइल के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम के विषय से, आज का हमारा विषय है पशुपालन, यानी कि पशुपालन से जुड़ी जो भी समस्या है हमारे किसान भाइयों के सामने, आप उन्हें पहुँचा सकते हैं हम तक अपने फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से। इसके लिए नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर है 0522 228 8698। दूसरा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756। टोल फ्री बात करने के लिए आप मिला सकते हैं 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए और आपकी मुलाकात करवाते हैं आज अपने साथ उपस्थित विशेषज्ञ से। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं अपर निदेशक ग्रेड 2 पशुपालन डॉक्टर राजेश वार्ष्णेय जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के समस्याएँ काफ़ी हैं, फ़ोन आते हैं। उससे पहले हमारी एक समस्या ये है कि मौसम में परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन जो हम देख रहे हैं अनिश्चित बरसात कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। ऐसी दशा में पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या कार्य किए जाएं उनके स्वास्थ्य और उत्पादन की दिशा में? देखिए अरुण जी, सबसे पहले ये देखना होगा कि जैसे इस समय जो बरसात का मौसम आया, कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा बरसात हुई, कहीं कहीं कम बरसात हुई। इससे होता क्या है, सबसे पहले हमें पशुओं को ये देखना होगा कि ऐसे मौसम में उनको किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रखा जाए, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में कमी ना आए। और जब उत्पादन अच्छा होगा तभी किसान भाइयों को लाभ मिल सकेगा। डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे हम, क्योंकि फ़ोन पर हमारे किसान भाई हैं, अपनी जानकारियां जारी रखेंगे। पहले बात करते हैं क्या है समस्या हमारे किसान भाई की। हेलो सर, हम जानना चाहते हैं कि हमारे गाय के दूध में वृद्धि कैसे होगी, हमें क्या खिलाना चाहिए, किस प्रकार का पोषण और क्या क्या कैसे देना चाहिए? जी हाँ दिनेश सिंह जी, जैसा कि आपने बताया, मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि कैसे लानी होगी। क्योंकि इस तरह के मौसम के बाद पशुओं को सबसे पहले उनका सही स्थान पर रखा जाना उचित होता है। अब इस समय अगर कहीं आसपास में जहाँ रखे हैं वहाँ तालाब पोखर नहीं होने चाहिए। तालाब पोखरों से दूर रखा जाए जहाँ मच्छर वगैरह ना हो, और उनको वहाँ जहाँ रखा जाए वहाँ पर ये ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर गंदगी भी ना हो, रहने का जो स्थान हो वह कहते समतल ना हो, थोड़ा ढालू हो, जिससे उसका मलमूत्र वगैरह सब वहाँ से साफ होता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर उसको जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पर ये देखिए कि कहीं साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो पानी आपको पिलाना है। और दूसरी चीज़ें, मच्छरों को बचाव करने के लिए धूमी वगैरह भी जला दिया जाए। उनको खान पान अच्छा दिया जाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। इसके लिए ये है कि भूसा और जो आपको फीड वगैरह जो दिया जाता है, कैटल फीड, और ये आपका हरा चारा, इसकी मात्रा बिल्कुल संतुलित दी जानी चाहिए, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में कमी नहीं आए। और इस समय सबसे बड़ा खतरा रहता है कि गंदा पानी अगर कहीं जानवर पी लेता है तो उसके पेट में कीड़े जरूर पड़ते हैं, गंदगी होती है। तो हमें कृमिनाशक दवाइयाँ, पेट के कीड़े की दवाइयाँ अवश्य देनी चाहिए, जिससे पशु, इससे लाभ क्या होता है, एक तो पशु सही समय पे गर्मी पे आएगा। जब पशु सही समय पे गर्मी पे आएगा तो उसको क्या है,
जैसे हमने बताया उसकी उत्पादन क्षमता, दूध में वृद्धि होनी है तो उसमें क्या होगा कि हम सही समय पे कृत्रिम गर्भाधान उसका करेंगे। और कृत्रिम गर्भाधान से लाभ दो होते हैं हमारे, एक तो पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, दूसरी उससे जो उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं उन्नत नस्ल के बच्चे पैदा होते हैं अच्छे। जो हम देखते हैं पशुओं में लगातार सुधार की दिशा में हम बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में एक और बात आती है कि संक्रामक बीमारियों का भी काफी भय होता है, बढ़ती हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि इस समय जो है जो बीमारियां हमारी होती हैं, ज़्यादातर बीमारियों का प्रकोप गला घोटू का बहुत ज़्यादा होता है। तो गला घोटू के प्रकोप के बचाने के लिए हमें पशु चिकित्सालय से संपर्क करके सभी जानवरों को उसके टीके लगवा लेने चाहिए, जो इस समय निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण पर विस्तृत बात करेंगे। संतोष जी हैं फोन पर अपनी समस्या के साथ, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ सर, मैं सुनाई दे रहा है, बोलिए। जी संतोष जी, क्या आपकी समस्या है पशुपालन से जुड़ी हुई? सर मेरी एक गाय है, पिछले मैं 6 महीने से उसे एआई करा रहा हूँ। जी जी। तो गाभिन नहीं हो रही है, उसका पीरियड जो है 1 सप्ताह तक चलता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि उसका सही एआई कब कराया जाए, थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी समस्या। हाँ संतोष जी, जैसा कि आपने बताया कि वो 2 महीने से इस तरह की जो समस्या आप बता रहे हैं, उसमें होता क्या है, इस तरह के जानवरों को रिपीट ब्रीडर कहते हैं, बार बार उसका गर्मी पे आने। तो ये समस्या जो होती है वो 3 कारणों से होती है। एक तो क्या है कि उसमें शरीर के अंदर हार्मोन का असंतुलन होता है पशु का, तो एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जिसके बार बार होने से ये बार बार गर्मी पे आती है, रुकती नहीं है जानवर। दूसरा ये हो सकता है कि कहीं अगर उसके बच्चेदानी के अंदर गंदगी है या कोई इन्फेक्शन है, उससे भी मतलब बच्चा नहीं रुकेगा। तीसरी कारण ये भी हो सकता है कि कभी बच्चेदानी का विकास ही पूर्ण ना हुआ हो। तो ये समस्या देखने के लिए नज़दीक के जो पशु चिकित्सालय हैं उन पर जाकर के अपने पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी हैं वहाँ से संपर्क जरूर कर लें और उसको दिखा करके जांच करा करके उसकी उपचार करा लें। बिल्कुल, तभी अच्छा समाधान। डॉक्टर साहब इलाहाबाद से फोन पर मोहम्मद अख्तर जी हैं, अपनी समस्या के साथ, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ डॉक्टर जी। सर जी, आपकी क्या समस्या है पशुपालन से? मैं डॉक्टर साहब, मैं खरगोश पालन करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए लाइसेंस वगैरह कोई जरूरत पड़ेगी किसी विभाग से? नहीं अफसर साहब, ऐसा है, लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं होती। खरगोश पालन के लिए आराम से आप खरगोश पालन कर सकते हैं, और खरगोश पालन करना एक अच्छा व्यवसाय भी है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसके लिए कोई अनुदान वगैरह सरकार दे रही है? नहीं, सरकार अनुदान नहीं देती है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र के लिए शायद जो हमारे किसान भाई हैं इनके लिए सुविधा होगी। तो डॉक्टर साहब टीकाकरण पर बात चल रही थी, क्या विशेष? तो इस समय जो जैसा कि मैंने बताया अरुण जी, इस समय क्या है, ऐसा मौसम है जिसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है गला घोटू की बीमारी का खतरा रहता है। तो जो महेशवंशी हमारे पशु होते हैं, यानी पड़वा, पड़िया और भैंस वगैरह, इनको तो सबसे ज़्यादा एक गला घोटू की बीमारी होती है, और गौवंशी पशुओं को भी होती है, लेकिन उनको बहुत कम होती है। अगर इनको 90% होती है तो इनको 10% होती है। तो इसमें हमको करना ये होता है, इस बीमारी में जो लक्षण हैं वो तो हर किसान भाई इससे परिचित होंगे कि उसमें तेज एकदम से बुखार आता है, आँख लाल हो जाती है, मुँह से लार आती है, जीभ बाहर निकल आती है, गला में सूजन आ जाती है और कनपट्टी तक गला की सूजन आ जाती है। इस तरह की बीमारी में पशु 8 से 10 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः इस तरह की बीमारी के लिए टीकाकरण पर भी बात करेंगे। एटा से अजय जी हैं फोन पर, इनकी समस्या देखते हैं क्या है। हेलो। हेलो जी अजय जी, क्या आपकी समस्या है? मुर्गी पालन करना चाहते हैं। जी बहुत अच्छा, जी बिल्कुल। तो इसमें हम मतलब कैसे कर सकते हैं, अच्छा हमें हो कि हमें मुर्गियों को हमारी कोई बीमारी नहीं हो, टाइप से कुछ सही से हो? जी बिल्कुल। आप देखिए अजय जी, मुर्गी पालन के लिए ये है कि अगर आप लार्ज स्केल पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो हमारे विभाग की तरफ से भी योजना है, क्योंकि ये योजना तो जो है 1,80,00,000 की योजना है, जिसमें 30,000 मुर्गी पालन किया जाता है। एक जिसके लिए हमें 3 एकड़ जमीन की ज़रूरत होती है। ये तो बड़े लार्ज स्केल पर है। तो लार्ज स्केल लिए वैसे मैं बता दूं, अगर आप अच्छा शौक रखते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 74 इस तरह के फार्म बन चुके हैं, जिनमें इस तरह की 33,000 मुर्गियों का मुर्गी पालन किया जा रहा है। इसमें 1,84,00,000 की ये पूरी योजना होती है, और इसमें 1,24,00,000 बैंक से लोन लेना होता है तथा 56 लाख रुपया अपने पास से प्रबंध करके उस प्रोजेक्ट में लगाना होता है, जिसमें शेड वगैरह बनाया जाता है उसको रखने के लिए मुर्गियों को, जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। और जो 1,26,00,000 का वो पैसा लोन लेंगे, उसको 5 साल के अंदर
आपको वापस करना होगा 60 बराबर किस्तों में। उस पर जो ब्याज होता है, उस पर ब्याज जो भी आता है 60 या 65 लाख रुपए जो भी ब्याज आएगा वो आपको सरकार देती है, वो आपको नहीं लगाना है। तो ये योजना बड़ी है और छोटी। जी जी, काफी बड़ी योजना है डॉक्टर साहब। अगर छोटे हमारे किसान भाई मुर्गी पालन की तरफ अग्रसर होना चाहें तो उसको भी इस तरह की योजनाएं कर सकते हैं। हमारे यहाँ पशुपालन में इसके वो आती हैं अनुदान। क्षमा चाहेंगे, बात जारी रखेंगे लेकिन गोरखपुर से शर्मा जी फोन पर है अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या आपकी समस्या है पशुपालन से? सर हम पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार से कोई अनुदान मिलता है? फिर से आपका प्रश्न हम सुनना चाहेंगे, शायद आप टेलीविजन के पास में। बकरी पालन से आपकी जो समस्या है डॉक्टर साहब, क्या करें इसके लिए? नहीं, क्या बकरी पालन करना चाहते हैं? शुरुआत करना। हाँ, तो ऐसा है जीतू जी, बकरी पालन के लिए हमारे विभाग से योजनाएं आती हैं। इस योजना में क्या है कि 100 बकरी का एक वो दिया जाता है, जो 2,74,000 की ये पूरी योजना होती है, जिसमें 95 मतलब मादा बकरियां होती हैं और 5 नर बकरी होते हैं। तो इस तरह की ये पूरी सरकार इसको खरीदवा देती है। और उसके अलावा शेड के लिए और उसके जो साइलोपिट्स वगैरह है उसको बनाने के लिए भी पैसा, यानी तीनों चीजों के लिए पैसा देती है। साइलोपिट के लिए, शेड बनाने के लिए तथा बकरियों को लाने के लिए 2,74,000 रुपये ये सरकार देती है। इस तरह हमारे जो बकरी पालक हैं उनके लिए हमारी पिछली साल ये योजनाएं थी, इस साल फिर ये योजनाएं आने वाली हैं। तो आप अपने जनपदों में जहां भी आप रह रहे हैं, आप वहां पर अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी हैं उनसे संपर्क करके इस योजना का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हरदोई से किसान भाई हैं फोन पर अपनी समस्या के साथ। हेलो जी, क्या आपकी समस्या है? ये समस्या है, पिछली बार जब हमारी भैंस गर्भवती हुई थी तो उसके थन पक गए थे। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब इस बार फिर से गर्भित है तो हम ये जानकारी चाहते हैं कि इस बार तो वो खतरा दोबारा नहीं होगा। नहीं, हरि प्रकाश जी, जैसा कि आपका ये बता रही है, जो थन पकने वाली बीमारी है या देखिए थन पकना एक अलग बात है, कोई ये तो संक्रमण हो गया होगा जीवाणुओं का, और एक होता है कि एक थलेना रोग होता है, तो उस तरह का रोग होता है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जब भी पशु गर्भित हो तो ये बीमारी हो जाए, वो तो एक इत्तेफाक रहा होगा कि किसी तरह से आपका जीवाणुओं का संक्रमण होने से वो थन पक गया है। तो उस तरह की किसी उस चीज से आप परेशान ना हो। ऐसा अगर शंका है तो कोई अगर शंका है तो आप नजदीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर के उससे जरूर मिलना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अभी बात चली मुर्गी पालन पर, आपने जानकारी दी, और बकरी पालन पर दी। पशुपालन पर क्या हमारे छोटे किसान भाई हैं, इनके लिए कुछ योजनाएं? पशुपालन के लिए हमारे यहाँ और भी योजनाएं आती हैं, जैसे कामधेनु योजना चल रही है। कामधेनु योजना एक ऐसी है, वो बड़े किसान से लेकर के मध्यम वर्ग के किसान से लेकर के नीचे के किसान तक की योजना है। ये बड़े किसानों के लिए ये 100। डॉक्टर साहब, पशुपालन पर योजना पर बात करेंगे, लेकिन कुशीनगर से फोन पर किसान भाई हैं, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो हाँ जी, आपकी क्या समस्या है? हाँ, हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी, बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से। तो हम बात कर रहे थे पशुपालन। हाँ, तो अरुण जी, मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पशुपालक भाइयों के लिए 3 तरह के किसान भाई, जैसे बड़े किसान पशुपालक, बीच के और मध्यम वर्ग के और नीचे वालों के लिए। तो एक सबसे पहली योजना है कामधेनु, बड़े किसान पालकों के लिए। ये 1,20,00,000 की योजना है, जिसमें हम 100 गाय या भैंसों को रख सकते हैं। और गाय भैंस किसी भी नस्ल की हो सकती हैं, चाहे तो जर्सी हो, चाहे हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे मिक्स हो। तो हमारा 1,20,00,000 की योजना में 30 लाख रुपया उनको पशुपालक को अपनी तरफ से लगाना होता है। 90 लाख रुपए का लोन लेना होता है। लोन को 60 बराबर किस्तों में 5 साल में चुकाना है, जिसमें 12% का जो ब्याज होता है, करीब 34 लाख रुपया होता है, और ये सरकार उनको अनुदान के रूप में देती है। अच्छा, जो ब्याज होगा अनुदान के रूप में देगी। जो मध्यम वर्ग के किसान भाई हैं उनके लिए 50 जानवरों की योजना है, गाय या भैंस पाल सकते हैं। जो कामधेनु योजना बताई उसमें 3 एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन जमीन उन्हीं के खुद के नाम से होनी चाहिए। और जो हम ये बता रहे हैं, ये मिनी कामधेनु योजना है, मध्यम वर्ग के लिए है।
जी। इसमें 2 एकड़ जमीन की जरूरत है। क्षमा चाहेंगे, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन नंदसुर मिश्रा जी फोन पर हैं बाराबंकी से अपनी समस्या के साथ। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंदसुर मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि सारी तो योजनाएं हम टीवी पे भी सुन रहा था, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की पैदा होती कि जो पशु हमारा मर जाता, हमारे पशु हानि हो जाती, तो हम उसको बीमा कैसे कराएं? कभी पशु मेरा मर गया तो जिससे उसकी पूर्ति हो सके, वो हमारी हानि न होने। देखिए नंद स्वरूप जी, सबसे मुख्य चीज यह है कि आप जिस पशु चिकित्सालय से संबंधित हैं वहाँ के डॉक्टर जो भी होंगे वो जाएंगे और वो आपकी इस योजना को बाकायदे सुपरवाइज भी करेंगे, और सुपरवाइज करके उसका विधिवत बीमा करा दिया जाएगा, और उनके ही मतलब सुपरविजन में आप बता देंगे जब भी पशु मरेगा तो ये जो भी है क्लेम का जो वो है वो उनके द्वारा आप मिल करके क्लेम ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। जानकार हैं वहाँ पर, वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम सारांश में जानना चाहेंगे जो हमारे छोटे किसान भाई हैं, जैसे आपने कामधेनु योजना के बारे में बात चल रही थी, छोटे किसान भाइयों के लिए क्या है, क्या करता? तो जो मैं बता रहा था, ये जो जैसे कामधेनु बताई, एक मिनी कामधेनु मध्यम वर्ग के लिए बताई, तो उसमें वो 52 लाख की है। तो 52 लाख में क्या है कि 13 लाख रुपए तो उसके पास होने चाहिए किसान के पास, और 39 लाख का लोन लिया जाना चाहिए, और जो भी है। हाँ, और छोटे के लिए अब एक और योजना आ रही है जो कहलाती है माइक्रो कामधेनु, जो 25 पशु रखे जाएंगे। और वो योजना हमारी अभी शीघ्र ही आने वाली है। हमारे किसान भाई इसका भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। सब हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हम सभी परिचित हैं, समय से बंधा हुआ है, और किसान भाइयों को की रुचि को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए आपने जो समाधान दिए काफ़ी सराहनीय रहे। आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी अपने प्रश्न हम तक पहुँचाए, इसी रुचि के साथ आप अपने प्रश्न, अपनी समस्याएँ हम तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अब हम अनुमति चाहेंगे अगले कार्यक्रम तक, अगले बृहस्पतिवार को फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप अपनी यूं ही जानकारियां हमसे लेते रहिए, अपने प्रश्न पहुंचाते रहिए, उनको प्रयोग में लाते रहिए, यही आशा करते हैं। नमस्कार।